नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आप सबके लिए एक और नया वीडियो। और इसमें हम देखेंगे राजस्थानी कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजस्थानी भाषा और साहित्य। पहले परिचय, राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 अर्थात 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, कुवलय माला की रचना किसने की? उद्योतन सूरी ने। और कितनी भाषाओं का है वर्णन? 18 देशी भाषाओं का, जिसके अंतर्गत मरु भाषा का उल्लेख भी मिलता है। और ये मरु भाषा पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में किया है। और किस में? अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि इन सबकी विभिन्न बोलियां तथा उपभाषाएं हैं। तो मुख्यतः परीक्षाओं में जो भाषाओं से संबंधित प्रश्न बनता है, या तो भाषाएं अर्थात बोलियां और उससे संबंधित उपबोलियां, या कोई ग्रंथ विशेष का नाम दिया जाएगा और उसके रचनाकार के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। तो किस प्रकार से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ? राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक भारत पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव था। तो 10वीं सदी तक पश्चिम भारत में अपभ्रंश भाषा का प्रभाव था राजस्थानी भाषा पर। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं व 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। तो देखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कब से प्रारंभ हुआ? तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य, और इसका उद्भव माना गया है 11वीं से 12वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई है। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। तो देखिए, शुद्ध रूप में भाषा थी संस्कृत, और उसका परिवर्तित रूप लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, और उससे भी ज़्यादा जब विकृत हुई तो प्राकृत के रूप में बोली जाने लगी। जैसा माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी जब कठिन होने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। अब देखिए, बार बार शब्द आ रहा है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का रूप अर्थ होता है विकृत अर्थात बिगड़ा हुआ स्वरूप। जिस प्रकार से शुद्ध शब्द होता है, एक शब्द देखते हैं। शुद्ध शब्द होता है क्षेत्र। अब क्षेत्र बोलने में थोड़ा उसके उच्चारण में दिक्कत होती है, तो हमने इसको बोलने में सरलता, जिससे हमें उच्चारण में दिक्कत ना हो, इसको खेत कहना शुरू कर दिया। तो क्षेत्र का अपभ्रंश रूप हो गया खेत। और उसके अलावा जिस जाति विशेष में जो लोग जिस क्षेत्र में रहते थे, उस क्षेत्र के प्रभाव के अनुसार भी अलग अलग भाषाओं में
उन क्षेत्र विशेषों का प्रभाव आने लगा। तो जैसे आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में जब हिंदी बोली जाती है तो राजस्थानी भाषा का प्रभाव हिंदी में आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उधर की तरफ उन राज्यों में देखेंगे तो वहाँ पर जो भाषाएं थी, अवधी, मैथिली इत्यादि भाषाओं का प्रभाव हिंदी में आता है। तो क्षेत्र विशेष के अनुसार हिंदी भी परिवर्तित हो गई है। इसी प्रकार से राजस्थानी में भी शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरुगुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब में मरुगुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरुगुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। तो देखिए, मरु प्रदेश कहलाता है राजस्थान का पश्चिमी भाग और वहाँ बोले जाने वाली भाषा मरु भाषा कहलाई। और गुजरात से सटा हुआ जो राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ गुजरी भाषा बोली, गुजरी क्षेत्र था, वो गुजर बहुल्य क्षेत्र होने के कारण वहाँ की भाषा हो गई गुजराती। तो जब गुजराती और मरु भाषा दोनों मिली तो मरुगुजरी हो गई। वह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। अब देखेंगे क्षेत्रीय बोलियां। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, जिसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी आती है, और दूसरी है पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, राठी आती है। अब देखिए राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य को भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी भाषा का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। थली और गोडवाड़ी बोलियां भी इसकी उपबोलियां हैं। तो देखिए याद रखिएगा, ये थली और गोडवाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो मारवाड़ी की। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि थली कहाँ, किस बोली की उपबोली है? तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, इस तरह से ऑप्शन में आएंगे तो आंसर होगा मारवाड़ी। अगला देखिए मेवाड़ी। मेवाड़ी भी मारवाड़ी की ही उपबोली है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी का क्षेत्र रहा। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। ढूंढाड़ी। अब देखिए, ये ढूंढाड़ प्रदेश जो है जयपुर और उसके आसपास का प्रदेश। राजस्थान में प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान के जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल आदि इसकी उपबोलियां हैं। हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है, जो हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आती थी। मेवाती। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जा सकता है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली पर ब्रज भाषा पर प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत
गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी प्रभाव बहुत अधिक रहा है। इसका अंतर करना बहुत कठिन है, इसलिए मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और निमाड़ी विशेषकर ध्यान रखेगा, इसकी उपबोलियां हैं। शेखावाटी, राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाया। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान के आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कबीला संस्कृति को लिए हुए। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख है। इनकी भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली बहुत ज़्यादा प्रमुख है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जातियां निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों को भी इन पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं द्वारा ही होता है। ये इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अब देखेंगे राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। इसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों एवं मुहरों से जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यंत अल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए है, जिसे लोक साहित्य कहा जा सकता है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता है। राजस्थानी साहित्य का इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले काल और उस काल को क्या नाम विशेष दिया गया है, उसका कालक्रम। तो देखिए, इसको 4 भागों में बांटा गया है राजस्थानी साहित्य के काल को। प्राचीन काल, जिसे वीरगाथा काल कहा गया है, और ये है 1050 से 1550 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है, 1450 से 1650। उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार एवं नीतिपरक काल, 1650 से 1850। और आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त है और 1850 से आज तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अब देखिए, प्राचीन काल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, 1050 से 1550 ईस्वी। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। इनमें अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पे पड़ा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया गया है। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल नाम दिया गया है, 1450 से 1650 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा और इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों से संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों व भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सत समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया है। इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवर्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पेट बनाई। लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख है। और आप इन सबसे अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि जिस स्तर पर आप पहुंच चुके हैं वहां पर
ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसने इन सब के बारे में अध्ययन नहीं किया हुआ है। तो मेरा मेन जो उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है मेरा कि एक आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करना। आप बस इस वीडियो को बार बार सुनते जाइए और 80 से 90% जो प्रश्न आपके राजस्थानी कला और संस्कृति से बनेंगे वो इन वीडियो में से बन जाएंगे। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो हरि का होए। अर्थात जात पात कोई नहीं पूछता, जो हरि को अर्थात ईश्वर का स्मरण करता है सो हरि का होए, वही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगला देखेंगे। अब देखिए, ये भक्ति काल में भी दो प्रकार के थे, सगुण और निर्गुण। तो अब सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इन प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणीरी, माधोदास दड़वाड़िया की राम रासो, ईसरदास का हरि रस और देवियान सायाजी झूला की नाग दमन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, इनके नाम और इनकी कृतियां विशेष याद रखिएगा। और ये किस से संबंधित है? सगुण भक्ति से। तो सगुण और निर्गुण में क्या अर्थ होता है? सगुण का अर्थ होता है साकार रूप में पूजना और निर्गुण का अर्थ केवल नाम स्मरण करना। अब जैसे कृष्ण को सगुण रूप में पूजने वाला तो उनकी मूर्ति की पूजा करेगा, उनकी उपासना करेगा और विधिवत जिस प्रकार से आपने देखा होगा मीराबाई इत्यादि जो संत हुए वो मूर्ति पूजा को विशेष महत्व देते हैं, सगुण भक्ति विचारधारा वाले। और निर्गुण भक्ति विचारधारा वाले व्यक्ति जो संत हुए हैं वो केवल ईश्वर का स्मरण करने पर विशेष बल देते हैं। उनके लिए ये मूर्ति पूजा पाठ यज्ञ कर्मकांड ये सब एक आडंबर है। और उनका मानना ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप आवश्यक नहीं कि आप उनकी मूर्ति की पूजा करें, केवल आप उनका स्मरण करो तो भी आप उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला देखेंगे, तीसरा काल जो है उत्तर मध्य काल, श्रृंगार रीति नीति परक काल जिसे कहा जाता है। 1650 से 1850 ईस्वी। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य शास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया। देखिए, कवि मंछाराम का रघुनाथ रूपक। संबोधन परक नीति कारकों में राजियरा सोटा, चकरियारा सोटा, भेरियारा सोटा, मोतियारा सोटा आदि रचनाएं प्रमुख है। आगे देखेंगे आधुनिक काल। विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन, अर्थात 1850 के बाद का जो समय है आज तक का, वो आधुनिक काल कहलाता है राजस्थानी साहित्य का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिशन ने किया, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को अगली पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हुआ। आधुनिक राजस्थानी कि साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ एवं महत्वपूर्ण है। अब देखिए राजस्थानी गद्य और पद्य की विशिष्ट शैलियाँ। तो सबसे पहले है ख्यात। अब ख्यात क्या होती है? देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया।
इस इतिहास को ख्यात कहा गया, जिसे दयाल दासरी ख्यात, बीकानेर में राव बीका से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास इसमें संचित है। मुहणोत नैन्सी द्वारा रचित मुहणोत नैन्सी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। तो देखिए, राजाओं के सम्मान में उनकी सफलताओं का और उनके कार्यों का गुणगान ख्यात कहलाता है। अब देखिए, वचनिका। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना, तो वचनिका क्या है? तुकांत गद्य पद्य रचना जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसका अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डनकृत अचलदास खींचीरी वचनिका और खीड़िया जग्गारी कहीं राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका प्रमुख है। तो आप केवल इनके नाम और इसकी रचना किसने की है वो याद रख लीजिए, उससे आपके प्रश्न बन जाएंगे। दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती, किंतु दवावेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमार देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंगरी दवावेत, राजा जयसिंगरी दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ हैं। वात। कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता कहलाता है। देखिए, कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुकारा बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, देता रहता है। जैसे स्त्रियाँ इनसे अच्छी तरह से परिचित होगी। कोई भी तीज त्योहार जब हमारे संस्कृति में होते हैं, विशेषकर जो करवा चौथ और गणगौर इत्यादि होती, तो उस पर कथा कहने की परंपरा प्रचलित है। तो जब स्त्रियाँ कथा कहती है तो बीच बीच में उसमें इस तरह से उसमें हुकारा भरते जाते हैं, तो वो वात कहलाता है। इन बातों के जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। राव अमर सिंह जीरी वात, खींचारी वात, पाबूजीरी वात, कान्हड़देरी वात, अचलदास खींचीरी वात आदि प्रमुख बातें हैं। तो देखिए, जो नाम इसमें आए हैं उनके आप रचयिता भी खोजते चलिए। जैसे अचलदास खींचीरी वात आई, तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसके रचनाकार कौन है, अचलदास खींचीरी वात किसने लिखी है। तब जाके आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी होगी, आप उसके लिए पूरी तरह से अपना 100% दे पाएंगे। आगे देखेंगे, झमाल। झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। और इसमें प्रसिद्ध झमाल है राव इंद्र सिंगरी झमाल। तो झमाल क्या है? एक प्रकार का काव्य का मात्रिक छंद। झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़े रा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। तो जिसने साहित्य पढ़ा है वह तो गणों से अच्छी तरह परिचित होगा, लेकिन जिसने ये पहली बार सुना है, जो विशेषकर कॉमर्स और जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए तो इस वीडियो को आप जब तक 2 या 3 बार नहीं देखेंगे तब तक थोड़े इन चीज़ों को समझना मुश्किल है। लेकिन जो संस्कृत, हिंदी और सामाजिक विज्ञान इत्यादि से विषयों से जो जुड़े हैं, जिसके अंतर्गत संस्कृति की भी विशेष जो चैप्टर होते हैं, तो उनके लिए इसको समझना थोड़ा आसान पड़ेगा। आगे देखेंगे पर्ची।
संत महात्माओं का जीवन राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। संत नामदेवरी पर्ची, कबीरी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, संत पीपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीरारी पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। प्रकाश, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोरदास का राज प्रकाश, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश, कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है। मरस्या, राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या काव्यों की रचना की गई है, जिसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणे जगपत राम मरसिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। तो देखिए, शासकों की मृत्यु के उपरांत भी उनके यशोगान के लिए जिस प्रकार की काव्य रचना की जाती थी वो मरसिया कहलाते हैं। अब देखिए रासो, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहले का बिसलदेव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो प्रमुख है। रूपक, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगा देजी क्षमा कीजिएगा रूपक गोगा देजीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य है। विगत, विगत से किसी विषय या विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इससे इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मुहनोत नैन्सी की मारवाड़ा परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती है। वेली, वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे हुए हैं। वेलियो छंद, इसमें विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जेतावत्री वेली, रतन सिंह खिवावती वेली, राव रतन सिंह वेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी है। साखी, साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं। सिलोका, सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमाल जी रो सिलोको, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, भाटी केहर सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोके हैं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस में जिस प्रकार राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल में अनेक कवियों की कविताओं में भी प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कवियाँ और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण हुआ है, जो छप्पनिया अकाल के नाम से कुख्यात है। उमरदान कवि की कविताओं में इस छप्पनिया अकाल का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को भी बेनकाब किया गया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय में नारी चेतना को जागृत किया। अब देखिए आपके लिए मुख्य क्या है। अब जैसे प्रश्न बन गया, द्रौपदी विनय किसकी रचना है, तो रामनाथ काव्य। इसके अतिरिक्त भी केसरी सिंह बारहट, ये तो आपने विशेषकर पढ़ा ही होगा। केसरी सिंह बारहट का चेतावनीरा चुंगटिया, जब वो महाराणा फतेह सिंह राज दरबार में जाने के लिए मेवाड़ से प्रस्थान कर जाते हैं
और रास्ते में मांडल के पास उन्हें जब वो केसरी सिंह जी बारहट के द्वारा लिखे गए 13 सोठे प्राप्त होते हैं, तो उनको पढ़कर उनका जो वंश परंपरा की जो कीर्ति थी, उस गुणगान को सुनकर उनके अंदर आत्मसम्मान का भाव जाग जाता है और वो दिल्ली जाकर भी वहाँ पर दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। तो विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, पंचेड़ा सबने पढ़ा है। माणिक्यलाल वर्मा जी का लिखा हुआ जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। और इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती हैं। तो राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब कवि मेघराज मुकुल की सेनानी, देखिए सेनानी किसके द्वारा लिखी गई है? कवि मेघराज मुकुल द्वारा। तो उसकी एक प्रसिद्ध लाइन भी है, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दियो क्षत्राणी। तो किसके द्वारा लिखी गई है? मेघराज मुकुल जी के द्वारा। सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती है सत्य प्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ ही अलग स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यप्रकाश जोशी की दृष्टि राधा कृति इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती धोरारी तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है, कि रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे, ऐसी क्षमता रखती है कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना धरती धोरा की। इसके अतिरिक्त मिंजर और लिलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभोम, जानकारी, ओलमो, लाड़ेसर, हरावड़, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। तो ये सब क्या है? पत्रिकाएं हैं, मरुवाणी और इत्यादि, जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं। तो आप इसको एक बार वापस देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी देखिए ये जिसे लिखा हुआ है ना, ये ल, इस प्रकार से, तो इसको कहते हैं ल। हिंदी में तो बोलते हैं ल और मेवाड़ी में बोलते हैं ड़। जैसे साकल, साकड़, साकल बोलते हैं जंजीर को, और अगर हम इसको राजस्थानी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? साकड़। इस प्रकार से जब पारस, आगे पढ़ेंगे, देखिए, जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठेई की वेगो है। क्या है? तेज सिंह जोधा की कठेई की वेगो है। मणि मधुकर की सोजती गेट, पगफेरो, हरीश भादाणे जी की बोले सरनाटो, बाथा में भूगोल, चंद्रप्रकाश देवल की पागी, कावड़, मारक, अर्जुन देव चारण की रिंद रोही, मालचंद तिवारी की, देखिए मालचंद तिवारी जी की उतरियो है अभी, आदि रचनाओं ने साहित्यिक राजस्थानी को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। तो देखिए एक बार फिर से देखेंगे पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं विशेष जोर देकर इनको एक बार फिर से आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। देखिएगा, आप मेरे साथ साथ में बोलिएगा। मरुवाणी, जलमभोम, जानकारी, ओलमो, लाड़ेसर, हरावड़, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच, ये सब क्या है? साहित्यिक पत्रिकाएं। इसके अलावा पारस अरोड़ा जी की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह की रचना है गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की वेगो है,
मणि मधुकर की सोजती गेट, पग फेरो, हरीश भादानी की बोले सन्नाटो। सन्नाटो कहते बिल्कुल शांत वातावरण को, सन्नाटा। बाथा में भूगोल, हरीश भादानी जी की रचनाएं हैं, दो प्रमुख हैं, बोले सन्नाटो, बाथा में भूगोल। चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़, मारग। अर्जुन देव चारण की रिंदरोही, मालचंद तिवारी की इनकी रचना है की उतर्यो है आभो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। तो देखिए ये हरीश भदानी जी की रचना और ये चंद्र प्रकाश देवल जी की पागी, ये दोनों प्रश्न उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह का कोई प्रश्न बना था और उसमें पूछा गया है। तो ये आप विशेष करके याद रखिएगा, बोले सन्नाटो और बाथा में भूगोल, हरीश भादानी जी और चंद्र प्रकाश देवल जी की पागी, कावड़, मारग। आगे देखेंगे, शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें कौन कौन सी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं देखिए। मांझड़ रात, अमोलक वाता, मुमड़, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात, ये किसकी रचनाएं हैं? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की आदि। अब देखिए विजयदान देथा ने बातारी फुलवाड़ी, इसमें कितने खंड हैं? 13। तो ये प्रश्न भी किसी पेपर में मैंने देखा था जिसमें पूछा हुआ था कि बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में विभक्त हैं। श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी हुई लोक गाथाओं में कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया है कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। तो बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? विजयदान देथा जी की। विजयदान देथा ने कुछ प्रमुख साहित्यिक हिंदी कहानी संग्रह जैसे दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि रचनाएं हिंदी कहानी संग्रह के अंतर्गत लिखी हैं। दुविधा नामक जो विजयदान देथा जी की कृति है उस पर तो पहली नामक फिल्म का भी निर्माण हो चुका है और आप सबको अच्छी तरह से याद हो गई। शाहरुख खान जी और रानी मुखर्जी मुख्य कलाकार के रूप में इस फिल्म में थे और इसके अतिरिक्त भी इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। अब देखिए यादवेंद्र शर्मा चंद की कहानियाँ उनके संग्रहों जमारो, समंद अर्थार में संग्रहित है और उनके कुछ उपन्यास हैं हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। आगे देखेंगे इसी प्रकार नथमल जोशी के कहानी संग्रह परन्योड़ी कंवारी और उपन्यास आभे पटकी, धोरारो धोरी, एक बीननी दो बीन इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नथमल जोशी जी की। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राज पुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली जी और डॉक्टर मनोहर शर्मा सावरदैया आदि प्रमुख हैं। अब देखेंगे राजस्थानी पत्रकारिता। राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता को वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया। बीकानेर की वातायन हरीश भादानी जी द्वारा, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की ओर विजेंद्र काकरोली का संबोधन कमर मेवाड़ी और अलवर की कविता भागीरथ भार्गव जी की, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी का पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। तो देखिए मधुमती का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पना कांत की ओल्यू, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। देखिए जागती ज्योत, हरावल, ओल्यू और मरुवाणी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
विशेष करके। अब देखिए, उपयुक्त रचनाएं समृद्ध साहित्य का संक्षिप्त परिचय भय है। सच्चाई तो यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने कम समय में हो सके इस वीडियो को आप तक पहुंचाऊं। और मुख्य तो जो है पत्रिकाएं कहाँ से वो प्रकाशित होती हैं, और प्रमुख रचनाएं, कहानीकार और उनकी रचनाओं के नाम जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ वही चीज़ देखनी है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। और चूंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से हैं तो बहुत प्रामाणिक तथ्य के रूप में इसमें दिए हुए हैं। तो इस आधार पर आप अगर कोई भी विवादास्पद स्थिति आती है तो उसमें आप कोर्ट में रिट भी लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर इसको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए आज का कार्य है, 2 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजने हैं। पहला है, बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? मालचंद तिवारी, लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल विजयदान देथा। और दूसरा प्रश्न है, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? रूपक, रासो, विगत या वेली। तो ये था मित्रों हमारा आज का टॉपिक, राजस्थानी भाषा और साहित्य। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करें। जय भारत, जय हिंद।